हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कार्ल मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो आपके हर एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत में क्या क्या बताया, किस प्रकार जो है वर्ग संघर्ष हुआ और किस प्रकार से जो क्रांति हो सकती है और पूंजीवाद का अंत हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाते हैं कार्ल मार्क्स की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वेपर ने भी ये बताया है कि जो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, ये उसके जितने भी सिद्धांत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी के पर्शिया के टियर में हुआ था। वर्ग संघर्ष की जो धारणा है मार्क्स ने ऑगस्टीन थोर से ली थी और इसने क्या किया था कि इसने वर्ग संघर्ष सिद्धांत को अपनी जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरी थी उसको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया। वर्ग संघर्ष सिद्धांत का जो अर्थ है वो दो शब्दों के मेल से बनता है, वर्ग जमा संघर्ष। वर्ग का मतलब होता है समूह और संघर्ष का जो मतलब होता है वो होता है आंशिक असहयोग या फिर असंतोष। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं, असंतोष। वर्ग से तात्पर्य है व्यक्तियों का वह समूह जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित है और जिनके साधारण हित एक हैं। ये उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से कौन कौन संबंधित है? ये स्वामी या पूंजीपति कह लो आप, और दूसरा कौन है? मजदूर। ये सभी क्या है? इससे संबंधित है और दोनों के ही अपने अपने समूह हैं और काम करते करते उनके जो साधारण हित वो एक हो जाते हैं। पूंजीपतियों के अपने हित हो जाते हैं और श्रमिकों के अपने हित हो जाते हैं। अगला जो वर्ड है वो संघर्ष। इससे क्या तात्पर्य है? संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं बल्कि असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग है। मतलब ये कहना चाहता है कि सीधी लड़ाई लड़ना ही संघर्ष नहीं है, बल्कि मनों के अंदर एक दूसरे के प्रति असंतोष, परस्पर रोष बने रहना और आंशिक जो असहयोग होता है उसे भी हम संघर्ष कहते हैं। अगला है वर्ग संघर्ष का स्वरूप। क्या है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था उसमें क्या लिखा गया था कि जो सामाजिक जीवन का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास, इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो सामाजिक जीवन का विकास हुआ है, जो आज तक का इतिहास रहा है, वो आप हमेशा देखोगे कि वो हमेशा वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है, यानी हमेशा से वर्ग संघर्ष होता आया है। अब देखिए, हम देखते हैं कि हमेशा वर्ग संघर्ष से कैसे सामाजिक परिवर्तन आया है। तो देखिए, मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है। वो क्या कहता है कि समाज में परिवर्तन तभी होता है जब उसमें वर्ग संघर्ष होता है। सबसे पहले उन्होंने जो एक मैंने आपको बताया ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसमें स्टेप बताए हैं, उसके अनुसार उसने क्या बताया था कि पहले दास और स्वामी होते थे और कौन सा युग था उस समय? साम्राज्यवादी युग। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता था? वर्ग संघर्ष होता था। उसके बाद सामंतीवादी युग आया तो उसमें भी जो कृषक और सामंत थे उनमें वर्ग संघर्ष हुआ। उसके बाद आया पूंजीवादी युग जो अभी है, उसमें भी श्रमिक और पूंजीपति हुए, उनमें भी क्या चलता रहा? वर्ग संघर्ष चलता रहा। इसमें दो कैटेगरियां बनी, इसमें शोषित और शोषक। शोषक कौन थे? जिनके पास उत्पादन एवं वितरण के साधन थे, जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। और शोषित कौन थे? जो परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे और उनकी मेहनत का जो है उनको दिया भी नहीं जाता था। अब देखिए, जो कार्ल मार्क्स है उसने क्या कहा कि जो उत्पादन के साधनों द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण होता है। इसने कहा कि हमेशा ही जो समाज में वर्गों का निर्माण हुआ है वो उत्पादन के साधनों के बेस पे हुआ है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा साधन हुए हैं वो बुर्जुआ वर्ग और जिसके पास कम साधन होते हैं वो सर्वहारा वर्ग में विभाजित है। यानी समाज के अंदर दो वर्ग बने हुए हैं। किसके आधार पर? उत्पादन के साधनों के आधार पर। उत्पादन जिसके पास है वो बुर्जुआ वर्ग कहलाया, जिसने सब कुछ हार गया है, जो मेहनत के बलबूते पर है, उसको सर्वहारा वर्ग कहा गया। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में उसके अंत का कारण बताया। साथ साथ कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है इसी के अंदर बीज हैं किसके? पूंजीवादी व्यवस्था के पतन के। ठीक है, कैसे होगा पतन? क्या है कि पहले उद्योग लगेंगे, अलग अलग तरह के उद्योग लगेंगे। कौन लगाएगा? पूंजीपति लगाएंगे। काम कौन करेगा? मजदूर वर्ग करेगा। फिर धीरे धीरे उनमें क्या होगी? प्रतिस्पर्धा आ जाएगी और जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो समाप्त
हो जाएंगे और बहुत बड़े बड़े उद्योग जो हैं वही स्थापित रह जाएंगे। फिर क्या होगा, इन पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य होगा अत्यधिक पूंजी कमाना और इसके लिए वो क्या करेंगे, मजदूरों को अत्यधिक शोषण करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि वो और भी बड़े, मतलब जितनी पूंजी कमाएंगे वो और भी बड़े बड़े उद्योग स्थापित करेंगे और क्या करेंगे, वो जो कम रह जाएंगे पूंजीपति वो अपना अत्यधिक जो है विकास करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा उद्योग लगाएंगे और मजदूरों की संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होता है कि अत्यधिक उद्योग लगाने के कारण देश में खपत कम होगी उत्पादन की, तो वो दूसरे देशों में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इसके लिए वो और भी मजदूरों का अत्यधिक शोषण करेंगे ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। लेकिन क्या होगा कि इतना मजदूरों का शोषण होगा तो उनमें क्या होगा कि वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाएगी, अपने वर्ग के प्रति वो जागृत हो जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति वो जागृत हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो क्रांति और संघर्ष का सहारा लेंगे। अब पढ़ते हैं वर्ग संघर्ष के उद्देश्य। इसके मुख्यतः दो उद्देश्यों में इसको बांटा गया है, राज्य विहीन समाज और वर्ग विहीन समाज। मार्क्स के अनुसार राज्य का जन्म किस लिए होता है, संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए और न्याय के लिए, जबकि वो कहता है कि जो राज्य है वो विशिष्ट वर्ग पर आधारित होता है और उन विशिष्ट वर्ग के कल्याण के कार्य ही राज्य करता है। अगर समाज में वर्ग ना हो, ना विशिष्ट हो, ना श्रमिक वर्ग हो, तो राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी समान होंगे और जो समाज की शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं, वो सभी लोगों के हाथ में निहित होगी, मतलब संपूर्ण समाज के हाथों में निहित होगी। तो ऐसा समाज होना चाहिए जो राज्य विहीन समाज हो। दूसरा वो कहता है वर्ग विहीन समाज, कहता है कि किसी समाज में जब एक वर्ग होगा तो उसका प्रतिद्वंदी भी पैदा होता है, मतलब जब भी किसी वर्ग का जन्म होता है तो साथ साथ उसका प्रतिद्वंदी जो होता है वो भी पैदा हो जाता है और स्वार्थवश दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करने लग जाते हैं। फिर दोनों में क्या होता है, लंबे समय तक ये संघर्ष नहीं टिकता और दोनों में समन्वय हो जाता है, यानी वो फिर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर वो फिर एक वर्ग बनाते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनमें फिर संघर्ष होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार कहता है कि ना कोई वर्ग होगा, ना उनमें संघर्ष होगा, ना समन्वय होगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, मार्क्स कहता है कि वर्ग ही नहीं होने चाहिए, वर्ग विहीन समाज होना चाहिए और इसी की कल्पना मार्क्स करता है। ठीक है, उसके अनुसार क्या होता है, पहले वाद होता है, वाद के ऊपर फिर प्रतिवाद होते हैं और प्रतिवाद होने पर संवाद निकलता है, संवाद के बाद फिर वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है और फिर संवाद होता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे पढ़ते हैं वर्ग संघर्ष की आलोचना। क्या है कि मार्क्स ने हमेशा ये बताया है कि जो भी इतिहास रहा है उसमें वर्ग संघर्ष होता आया है और संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का परिणाम है। अब देखते हैं कि किन आधारों पर उसके इस वर्ग संघर्ष की आलोचना की गई है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है समाज का मूल तत्व सहयोग है, ना कि संघर्ष। मार्क्स ने क्या कहा है कि हमेशा ही दो वर्गों में, इतिहास के अंदर देखा जाए तो दो वर्गों में हमेशा संघर्ष होता आया है, जबकि ये उचित नहीं है क्योंकि समाज का मूल तत्व सहयोग है, प्रेम है, ना कि संघर्ष। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी कालों में समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि संपूर्ण इतिहास में अगर हम समाज को देखें तो दो वर्गों में हमेशा संघर्ष होता आया है। कौन से दो वर्ग? कार्ल मार्क्स ने बताए हैं शोषित और शोषक दो वर्ग है, यानी अमीर और गरीब दो वर्ग है, जबकि उसने जो मध्यम वर्ग है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। जबकि मध्यम वर्ग की जो है एक विशिष्ट पहचान है वो बुद्धिजीवी वर्ग है, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर सभी आते हैं। इस वर्ग की अनदेखी करना उचित नहीं है। आगे आता है केवल आर्थिक आधार पर वर्ग नहीं बनते, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर भी बनते हैं। मार्क्स ने क्या कहा है कि जो वर्ग है वो किस पे बनते हैं, आर्थिक आधार पर बनते हैं। कैसे? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का, कृषक और सामंत का, ऐसे आर्थिक आधार पर ही उसने वर्ग बनाए हैं, जबकि ये उचित नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में सामाजिक आधार पर भी और राजनीतिक आधार पर भी वर्ग बनते हैं, जिनकी जो है कार्ल मार्क्स ने अनदेखी की है। आगे आता है लोक कल्याणकारी सिद्धांत के कारण श्रमिकों का तेजी से विकास। एक क्या है कि मार्क्स ने क्या कहा कि पूंजीवाद बढ़ता जाएगा और श्रमिक जो है दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बदला है राज्यों ने लोक कल्याणकारी रूप को धारण कर लिया है और वो श्रमिकों के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है, जिससे श्रमिकों का भी तेजी से विकास हो रहा है। आगे पॉइंट आता है पूंजीवाद का अंत गलत धारणा साबित होना। एक क्या है कि मार्क्स ने क्या कहा
कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा फिर श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी और फिर वो क्या है, श्रमिक इकट्ठा होंगे और वो पूंजीवाद का अंत कर देंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत साबित हुई है। समय के अनुसार जो है पूंजीवाद ने अपनी धारणा को बदला है। जैसे जैसे समय बदला है उसने अपने नियमों को बदला है। उसने शोषण करने की बजाय जो है श्रमिकों के ऊपर ध्यान दिया है। तो मार्क्स की ये धारणा भी गलत साबित होती है। आगे है, पूंजीवाद के अंत के बाद समाजवाद ही स्थापित हो ये आवश्यक नहीं है। एक मार्क्स ने क्या कहा कि पूंजीवाद का जब अंत हो जाएगा तो सभी श्रमिक समान हो जाएंगे और समाजवाद स्थापित हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि समाजवाद ही स्थापित होगा, कोई और भी चीज़ स्थापित हो सकती है। तो इसलिए ये धारणा उनकी गलत है। आगे आता है, सभी श्रमिकों की स्वाभाविक एकता कल्पना मात्र है। ये कहीं भी आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कि सभी श्रमिक इकट्ठा हुए हों। ये उनकी जो मार्क्स की जो एक धारणा है ये कल्पना मात्र धारणा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे आता है, सभी संघर्षों का अंत वर्ग संघर्ष नहीं है। एक कहते हैं कि जितने भी संघर्ष हैं उनका अंत क्या है, वर्ग संघर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे आता है, मध्यम एवं छोटे पूंजीपतियों का अंत गलत धारणा। मार्क्स ने क्या कहा कि धीरे धीरे करके पूंजीपति इतने बड़े हो जाएंगे कि जो छोटे छोटे और मध्यम वर्ग के जो पूंजीपति हैं या व्यापार करने वाले हैं उनका अंत हो जाएगा। लेकिन ये धारणा गलत है। छोटे छोटे पूंजीपति और मध्यम वर्ग आज भी स्थापित है। क्या आता है, क्रांति श्रमिक नहीं बुद्धिजीवी लाते हैं। इतिहास में आपने देखा है कि कभी भी श्रमिक इकट्ठा होकर कोई भी क्रांति नहीं लेके आए हैं। क्रांति कौन लेके आया है, क्रांति लेके आया है मध्यम वर्ग, जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। आगे आता है, वर्गीयता से राष्ट्रीयता प्रबल। मार्क्स का क्या कहना है कि जब पूंजीवाद इतना बढ़ जाएगा, व्यापार दूसरे देशों में होगा, तो दूसरे देशों के जो शोषित श्रमिक हैं वो इकट्ठा होंगे और क्रांति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्गीयता से हमेशा ही राष्ट्रीयता प्रबल रही है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।